प्रिय मित्रों, आज मैं अपनी कमेंट्री बहुत ही फेमस केस अभी जो चल रहा है, श्रद्धा वाकर और आफ्ताब अमीन पूनावाला। ये दोनों छतरपुर में रहते थे, साउथ दिल्ली में जो छतरपुर है। और वैसे ये दोनों आए बॉम्बे थे, बॉम्बे से थे। बॉम्बे में पूनावाला भी काम करता था आईटी में, और श्रद्धा वाकर जो थी वो भी आईटी में काम करती थी। दोनों की वहीं पे पहचान हुई, और अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रद्धा वाकर, वो दोनों एक साथ, जिसको लिविंग इन रिलेशन कहते हैं आजकल, के रूप में रहने लगे, यानी कि बिना कोई प्रॉपर शादी किए वो दोनों एक साथ रहने लगे। एक्चुअली मैंने इस केस को कभी पढ़ा नहीं था, तो आज ही मैंने इसको देखा और मुझे पता चला ये लिविंग इन रिलेशन का है। और मैंने जब अपना लास्ट केस आप लोग को बताया था पहले, अपने एम्स की सर्विस में रहते हुए 2012 में 29 या 30 जुलाई को रिटायरमेंट से एक दिन पहले मैंने एक SI केस शादरा में किया था। और वहीं मेरे को SHO ने बताया कि लगभग 10-15 हज़ार रेजिडेंट्स ऐसी हैं शादरा साइड में जहाँ पे लिविंग इन रिलेशन में लोग रहते हैं। ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बाहर से, बिहार से आते हैं, या यूपी से, राजस्थान से, बॉम्बे से, कहीं से भी। कुछ उसमें नौकरी भी करते हैं, और वो बिना शादी के एक साथ रहने का निर्णय करते हैं। एक ऐसा केस मैंने गया के पास में एक जगह है कोडरमा, वहाँ भी किया था, और शायद आप लोगों को बताया भी था। वो स्क्राइब्स थे, जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं, टीवी पे भी आया करती थी, न्यूज़ वगैरह भी पढ़ती थी, और वो भी किसी के साथ लिविंग इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया। और फाइनली उनको प्रेगनेंसी हो गई, और उसी प्रेगनेंसी के चक्कर में उसने शादी करना मना कर दिया लड़के ने। जब उसने प्रपोज किया कि शादी करे तो मना कर दिया, तो घर चली गई, और घर में उसने प्रेगनेंसी को छुपाए रखा, और फाइनली शी कमिटेड सुसाइड। हैंगिंग करके उसने सुसाइड कर लिया। ये सब काफ़ी थे मेरे को ये प्रोवोक करने के लिए कि मैं इस केस पे भी कुछ अपनी कमेंट्री करूं, क्योंकि मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूं, खुश नहीं हूं। ये जो लिविंग इन रिलेशनशिप का सिलसिला चल रहा है, और हमारे कोर्ट भी जो हमारे समाज के कस्टोडियन हैं, वो पार्लियामेंट के कस्टोडियन है कि नहीं, वो एक अलग प्रश्न है। और पार्लियामेंट और उसमें से कौन सुपरमेसी पे है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन सर्टेनली वो हमारे समाज में रोज़मर्रा की लाइफ जो है, यह हमारा एक वैल्यू सिस्टम है। उस वैल्यू सिस्टम के
हमारे आदर्शों के, हमारे एक अच्छे चरित्र के लिए, अच्छे सामाजिक व्यवहार के लिए, अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए और अच्छे से परिवार चल सके, इसके कस्टोडियन वो ज़्यादा है। पैसे के लेन देन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई कोर्ट या कचहरी या कोई लॉ या लॉयर या जज समाज की वैल्यूज की सुरक्षा करने में फेल हो जाता है या नहीं कर पाता है या मिसगाइड करता है या मिसलीड करता है, उससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। हम उस संस्था की बात कर रहे हैं जिसको हमने अधिकार दिया है कि वो किसी को चाहे किसी को फांसी पे लटका सकती है। ये अधिकार हमने सिर्फ चाहे किसी को, इवन अगर बेगुनाह को भी अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं या सजा दे देते हैं तो हम उसको सहज स्वीकार करते हैं। ऐसी बात नहीं कि जैसे गलतियां नहीं होती, खूब होती है। मेरी नज़र में तो बहुत मैंने देखी है, मैंने बहुत सारी आपको बताई भी है। कुछ बताने लायक नहीं है जो नहीं बताई जा सकती। तो वो समाज के कस्टोडियन है, वो हमारी संस्कृति कल्चर के कस्टोडियन है। और कानून भी सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए ही बनाया जाता है। अब ये दूसरा अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे कानून ब्रिटिश ने बनाए और वो बिब्लिकल कानून के ज़्यादा बेस्ड हैं, बजाय कि कुछ हिंदू ट्रेडिशंस के चीज़ें हैं, पर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है बिब्लिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारा लॉ। और बहुत सारी क्योंकि सिमिलरिटी थी तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन कहीं भी ये उच्चारित नहीं किया गया कि हमारे कोर्ट्स जो हैं, हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है, वो हमारे समाज की कल्चर, संस्कृति, आदर्श और हमारे वैल्यू सिस्टम के कस्टोडियल है। लोग कहेंगे वैल्यू सिस्टम बदलता रहता है, हाँ बदलता है, लेकिन उसकी स्पिरिट नहीं बदलती कभी भी। स्पिरिट नहीं बदलती, स्पिरिट वही रहती है। जैसे हम अपने कपड़े नहीं पहन सकते हैं, कभी कोट पहनते थे, कभी खद्दर के कपड़े पहनते थे, आज ये बनियान सी पहने हुए हैं। ये बदल सकता है लेकिन मैं नहीं बदल सकता। वैसे ही मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता, मेरे आदर्श, मेरी कल्चर वो नहीं बदल सकती, वो अक्षुण्य है। और भारत की खास करके अक्षुण्य थी और आज तक भी अक्षुण्य है। हमने अधिकार दिया है कि दूसरे कल्चर लोग भी रहें और अपने कल्चर की सुरक्षा करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी कल्चर को वो सुरक्षित रखें। हमारी कल्चर में शादी एक पवित्र बंधन है, वो एक लाइफ का सैक्रामेंट है, वो एक तपस्या है, वो भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है। इसीलिए हमने उसको कहा सह धर्मचारिणी, जो आपके साथ धर्म का आचरण करके आपको मोक्ष ले आते हैं। हमारी मान्यताएं इसके बारे में बिल्कुल अलग है। यूरोप की मान्यताएं तो सिर्फ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि ठीक है, आदमी के एक अंग लगा है, जननांग है, और औरत के भी जननांग है, और दोनों अपने जननांग को फ्रीली यूज करने के लिए फ्री है। हमने इनको खाली जननांग नहीं माना है। हमने इसको जननांग कहा है, विश्व की क्रिएटर चीज कहा है। अगर हम कोई क्रिएशन वास्तव में देखते हैं इंसान का, जानवर का या किसी का भी, तो इन्हीं जननांगों से है। इसी से भगवान की उत्पत्ति होती है।
और यही शैतान भी उत्पन्न देता है, ये उत्पत्ति करता है। ये बहुत पवित्र चीज है। ये ऐसे कोई 2-4 इंच की चमड़ी नहीं है। और उसके द्योतक में हमने तो सृष्टिकर्ता को भी शिव कहा। और शिव अगर आपका निकल जाता है तो आप शव बन जाते हैं, मर जाते हैं। इस शिव को भ्रष्ट मत करो। इसमें पवित्रता रहना बहुत जरूरी है। अगर जन्नांगों की पवित्रता और रिलेशनशिप भ्रष्ट हो जाएगी तो पूरा समाज खत्म हो जाएगा। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने बड़े बड़े साफ शब्दों में कहा है कि जिस समाज में वन संकर पैदा होना शुरू होते हैं, वन संकर मीन्स जो दो कमिटेड लोगों के बीच में जो एक पवित्र बंधन है, जो भगवान रूप एक सत्ता है, उससे बाहर जब लोग पैदा होने होते हैं तो वो फिर अशिव है, शव है। और वो इस समाज का सत्यानाश निश्चित रूप से करते हैं। और ये जो लिविंग इन रिलेशनशिप, खास करके दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में, मैं नहीं जानता वो क्रिश्चियन थी, वाकर से नाम लगता है क्रिश्चियन, लेकिन दूसरे कास्ट के लोग भी रख लेते हैं। आफ्ताब अमीन जो है मुस्लिम है। अब मुस्लिम की मान्यताएं बिल्कुल डिफरेंट है। मुस्लिम तो एक मुस्लिम से ही शादी कर सकता है कानूनन रूप से भी, और उनके लिए शादी कोई सैक्रामेंट नहीं है। 3-4 शादियां तक तो वैसे ही कर सकते हैं, फिर एक को तलाक देकर दूसरी, तीसरी, ऐसे लाइफ लॉन्ग आप कर सकते हैं। उनके लिए पत्नी का या परिवार का या बच्चों के जनन का या उन जन्नांग का वो सम्मान नहीं है। जो एक पैरेलल हिंदू समाज की संस्कृति, सनातन संस्कृति जो चल रही है, जहां पे उसका बहुत अत्यधिक सम्मान है। ये पूजनीय है, पूजनीय है, निश्चित रूप से है। क्योंकि हम सब, और इवन भगवान भी, कृष्ण भी, राम भी, सब इन्हीं जननांगों का की उत्पत्ति थी। इसी रिलेशनशिप की, मेल और फीमेल जो मानव जाति की रिलेशनशिप है, उसी से उत्पत्ति निश्चित है, पूरी सृष्टि के, हर चीज के। इसलिए उससे ज्यादा पवित्र कोई चीज, आइडिया हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्रिएटिविटी वही है। दुनिया की भी जब क्रिएटिविटी हुई है तो दो तरह के फिलामेंट से हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को है। और आजकल बड़ा लोगों ने एक मजाक कर दिया, जितने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है, बिफिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको मेल फीमेल के नाम से ही बुलाते हैं। ये आपने डिग्रेडेशन किया है आपके उस विश्वास का। ये जन्नांग खाली जन्नांग नहीं है, ये एक खाली चमड़े का टुकड़ा नहीं है, ये आपके भाग का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट। ये उत्पत्ति जनक भगवान का प्रारूप है, उसकी सारी शक्ति है। और आप उसको एक एंजॉयमेंट का साधन बना के बैठे हैं। ये मानव जाति ही नहीं, पूरी जीव जाति का ही अपमान है। हमने इतनी लिबर्टी दे दी कि तुम लिविंग रिलेशनशिप में रहो, ये करो, वो करो। दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये नॉनसेंस शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जैसे महाभारत के बाद में सब लोग, जब जवान लोग मर गए, तो दुर्योधन की पत्नी, जो दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत
भानुमति थी, उसकी अर्जुन से शादी करवा करके और इस दोबारा से संस्कृति को चलाया, इस दोबारा से समाज को चलाया गया। सब जवान लोग मर गए थे, तो जो भी लोग मेल फीमेल अवेलेबल थे उनकी शादियां, ऐसी ऐसी शादियां वहां पे करनी पड़ी, क्योंकि वंश तो चलाना था, मानव वंश को तो खत्म नहीं होने देना था। विदुर तो उन्होंने इस सृष्टि की फिर रचना प्रैक्टिकली की, और उसमें ऐसे ऐसे जोड़ दिया, तभी से कहावत चली, भानुमति थी दुर्योधन की वाइफ, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट औरत थी, और अर्जुन थे उसके छोटे देवर, और विदुर ने जबरदस्ती दोनों की शादी करवाई। जो इस तरह से बचे हुए लोग थे, सबकी शादियां करवाई जो नहीं हो सकती थी, लेकिन करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। मानव जाति को समाप्त होते हुए लोग नहीं देख सकते थे। हमने युद्ध से मानव जाति को समाप्ति पे कर दिया। इस तरह से समाज में वर्ण संकर पैदा हुए, और उसके बाद जो महाभारत में हुआ सो हम जानते हैं। आज दोबारा कभी हम महाभारत के स्तर पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारी संस्कृति का विनाश महाभारत में हो गया। हमने लड़के सबको मार करके और कर दिया, और वेद व्यास का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था इस ग्रंथ को लिखने का कि हम इसको ग्लोरीफाई, उसका था कि आप इससे लेसन लें कि अगर भाई भाई आपस में लड़ेगा तो क्या नतीजा निकलेगा। इसकी चर्चा उन्होंने प्रथम अध्याय में बड़ी डिटेल में की है। किसी को समझना हो तो मेरे से पूछना, या मैं किस दिन पूरा सेशन ही ले लूँगा। तो इस पे गहरे से सोचना होगा। वहीं एक शुरुआत गलत होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ लिविंग इन रिलेशनशिप है, जिसके वुमेन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वाइफ का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इट्स ओनली अ सोर्स ऑफ प्लेजर, नथिंग मोर देन दैट। वो उसके लिए एक ही नहीं पत्नी है, उसके लिए बहुपत्नी है, उसका विश्वास है। और एक तरफ वो लड़की है जो एक ही पति के साथ में रहने को पसंद करती है। तो टकराव तो होगा ही, ये चल नहीं सकता। अब बहुत से प्रश्न मुझे लोग करते हैं कि साहब ये जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, केरला स्टोरी और ये सब कहानियां बनी। मैं केरला में कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से इंक्वायरी के लिए गया था, और जो कुछ लोग कहते हैं उसे काफ़ी कुछ सत्यता भी है, काफ़ी कुछ सत्यता है। वहाँ पे हमने एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट भी बनाई थी, जो वहाँ के गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट भी की है हमने। कहीं धुआं उठता है तो आग होती है, तब धुआं उठता है। वैसे आजकल लोग माहिर हैं, बिना आग के भी धुआं उड़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभवतः जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है। अब आता है कि इसने इसको मारा क्यों? मारना तो कोई इसके लिए बड़ी बात थी नहीं। कुछ तो साइकेट्रिक एलिमेंट उसमें साफ नज़र आ रहा है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट साफ नज़र आ रहा है, साइकोपैथिक ट्रेट साफ नज़र आ रहा है, नार्सिसिस्टिक ट्रेट साफ नज़र आ रहा है। नार्सिसिज्म और साइको दोनों में इमोशंस की कमी होती है। तो इमोशन बिल्कुल फ्लैट है, हमको साफ नज़र आ रहा है। आपने 35 हिस्से करके उस लड़की के साथ जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में आपने फ्रिज में रखे 3 महीने तक, आप सब पाएंगे आपके फ्रिज में लाश रखी है। आप ये तभी कर सकते हैं जब आप इमोशनली फ्लैट हैं। तो बिल्कुल देयर इज ए फ्लैटनेस ऑफ इमोशंस, कोई रिग्रेट्स नहीं है, किसी से मिलने में करने में बिल्कुल नॉर्मल मिल रहा है। नॉर्मली वो अपना 3 महीने निकाल रहा है। अगेन कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है, फ्लैट है इमोशंस की लाइन। तो ये तो निश्चित है कि वो नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ है। इवन जो ये टुकड़े टुकड़े करने का स्वभाव है, म्यूटिलेटिंग डेड बॉडीज,
ये जो मिटिलोमेनिया है ऑफ डेड बॉडी, ये भी अपने आप में एक अपभ्रंश है। म्यूटिलोमेनिया में अक्सर लोग जानवरों को करते हैं म्यूटिलेट। यहां पे उसने अपने फ्रेंड को ही कर दिया, तो म्यूटिलोमेनिया है। सीक्रेट डिस्पोजल है। अब सीक्रेट डिस्पोजल के लिए आपको कितना एक स्टेबिलिटी ऑफ द इमोशंस चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ एक्शन, कि आप किसी को देख के डर नहीं रहे, किसी और चीज से करके कर नहीं रहे, बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। ये सारे इंगित करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी, उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। और जैसे मैंने कहा कि जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले आदमी होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी चुराई होती है दूसरों की। जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उनके आसपास में होती है उसके फीचर्स वो चुराते हैं, कपड़ों की स्टाइल चुराते हैं, जूतों को पहनना चुराते हैं, चलना चुराते हैं, और वो अपने आप को एक बेस्ट कंबाइंड फेक व्यक्ति पेश करते हैं दूसरे आदमी को, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाए, और अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें अट्रैक्ट हो गई तो बहुत चातुर्य होता है, और वो सब चातुर्य यहां पे है। और उसमें जाके जब पकड़े गए तो आराम से बता भी दिया, यहाँ ये मार से बहुत डरते हैं, ये पिटाई से डरते हैं। वो अमृतपाल भी कहने लगा मेरे को पीटना मत। तो जितने भी हैं, मैंने अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है या कहीं और नहीं किसी ने पब्लिश किया है, पर मैंने महसूस किया है, हमेशा किया है, ये मार से बहुत डरते हैं, फिजिकल पेन से बहुत डरते हैं। इसलिए फटाफट उन्होंने बता दिया जाकर के कि भाई मेरे को फिजिकली टॉर्चर नहीं करें। तो इस तरह से समस्या मानसिक रूप से तो निश्चित रूप से है, 100% है, जो आफ्ताब अमीन है। पर कुछ उनका सांस्कृतिक बैकग्राउंड भी कुछ इस तरह का है जो इसको फर्दर एसेंचुएट करता है। एक व्यक्ति में ये साइकोपैथिक फीचर्स हो सकते हैं, पर उसका सांस्कृतिक जो है, सभ्यता का बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो उसको इनहिबिट करेगा। लेकिन आज ये सब खत्म होता जा रहा है। किसी का भी किसी रिलीजियस बैकग्राउंड का उसको अपना पता नहीं है, किसी को भी अपने फैमिली जो वैल्यू सिस्टम है उनका उसको पता नहीं है। तो प्राय सभी इसी तरह से होते जा रहे हैं, और वहां तो कुछ है ही नहीं। तो ये दो डिफरेंट संस्कृतियां हैं। ये दो, जैसे सैयद साहब ने कहा अलीगढ़ के जिन्होंने बनाया था, कि ये दो डिफरेंट नेशन हैं। इसमें कोई दो डिफरेंट संस्कृतियां है, इसमें कोई मैं वो नहीं मानता। आप अपनी उदारता के कारण हर बार उनको अपने पे इंक्लूसिव में चलते हैं, पर कभी उस तरफ से तो कभी मैंने देखा नहीं कि कोई इंक्लूसिव की भावना के लिए वो इधर आए हों। भाई तुमने शिव जी के मंदिर में जाना था, फूल लेके जाते, सब कुछ लेके जाते, चद्दर लेके जाए, हम शिव जी पे चद्दर चढ़ाएंगे, यानी कि उनको भी मुसलमान बनाएंगे। यह एक विडंबना है। तो उससे इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको सीरियसली सोचने की आवश्यकता है, पॉलिटिकल लेवल पे भी, सामाजिक लेवल पे भी, और दोनों समाजों के लेवल पे भी, दोनों के सामाजिक लेवल में। क्योंकि एक मैरिज, जब मैरिज ये वैलिड है ही नहीं, एक हिंदू और मुसलमान की मैरिज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैलिड ही नहीं है, नहीं इस्लाम में वैलिड है, वो वैलिड ही नहीं है। तो उसने उनको रखा किस लिए? इसका शादी के लिए तो पक्का नहीं रखा, क्योंकि शादी तभी हो सकती है अगर वो मुस्लिम बनती है, या किसी लड़की से किसी को प्यार है तो उसको मुस्लिम बनेगी तब शादी हो पाएगी, नहीं तो शादी लीगली वैलिड नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में कई लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पर लीगल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन उस शादी को नहीं मिलती है।
दिस इज फैक्ट। तो जब ये दोनों कल्चर्स का मेल जो है वो वाटर ऑयल की तरह है, तो रहने दो उसको वाटर ऑयल की तरह। पानी और ऑयल में कोई झगड़ा तो नहीं होता, ऑयल अपने ढंग से रह रहा है, पानी अपने ढंग से रह रहा है, दोनों अलग अलग अपने तुम रहते रहो भाई। तो आज इस तरह की परिस्थिति में लोगों को सोचने पे मजबूर होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खास करके लिविंग इन रिलेशनशिप में। और एज ए ओल्ड मैन आई कैन से कि हमारी न्यायपालिका को थोड़ा सा सेंसिटिव होने की जरूरत है। लेकिन होता यह है कि अक्सर लोग अपने व्यक्तिगत विश्वास और अपने व्यक्तिगत फ्रेंड्स और व्यक्तिगत विचारों से गाइड हो जाते हैं। आप व्यक्तिगत विचार वही बना रहे हैं जो आपको समाज की उच्छृंखलता प्रेजेंट कर रही है। आपकी बुद्धिमत्ता उसमें है कि उसमें से जो आपको फीडबैक मिल रहा है समाज से, उसमें ये छांट सकें ठीक क्या है गलत क्या है, इसलिए आप उस सत्ता में बैठे हैं। इसके आप हंसते हंसते हम लोग फांसी पे चढ़ जाते हैं, रोते रोते फांसी पे चढ़ जाते हैं, एक और कोर्ट कह देता है तो। क्योंकि जजेस को तो पूरी इन्फ्लुएंस समाज से मिलेगी, रादर गंदी ज्यादा मिलेगा, गंद ज्यादा मिलेगा। आप कोर्ट में जाओगे तो ये तो नहीं मिलेगा कोई दो ईमानदार आदमी वहां झगड़ रहे हैं, सारे बेईमानी के किस्से चल रहे हैं, मर्डर के किस्से चल रहे हैं, मारपीट के किस्से चल रहे हैं। मेरी तो जिंदगी कोर्ट में बीत गई, तो मैंने देखा वही 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 सब कुछ मिलता है। तो मैं मानता हूं कि जो उस पोजीशन बहुत है, उस पोजीशन में अपने आप को एक निष्पक्ष रूप से एक आदर्श व्यक्ति करके मेंटेन करना और समाज के कॉम्प्लिकेशन को समझ करके चलना एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिफिकल्ट काम है। हमारा कहावत है, संगत का असर नहीं, रंग नहीं तो असर तो आवे आवे। तो ये तो इसी वही इस आस्था के इस श्रद्धा के केस में हुआ। और लकीली वो सब टुकड़े जो उन्होंने फेंके मिल गए, डीएनए भी निकल आया और डीएनए भी मैच हो गया, उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो गई, ही इज एक्सेप्टेड आल्सो। तो कानून अपना रास्ता लेगा, उसको सजा होगी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सजा होगी और होनी भी चाहिए। बस इतना ही, धन्यवाद।